नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ मिश्रा आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी पूर्वालोकन में के प्राचीन इतिहास सेक्शन को देखेंगे। आप सभी को पता है पूर्वालोकन में 20 से 25 वर्षों के प्रश्नों की श्रृंखला दी होती है और यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आप पीसीएस या यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा कि पूर्व में आए हुए प्रश्न हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। आप चाहे जिस भी शिक्षक से पढ़ेंगे वो बार बार इस बात पे जोर देता है कि आप पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्नों का ठीक से एनालिसिस करें और उन्हें पढ़ने की कोशिश करें। तो चलिए आज शुरू करते हैं और आज मैं एक ही वीडियो में आपको प्राचीन भारत में 25 वर्ष में जितने भी क्वेश्चन आए सन 1992 से लेकर 2020-21 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वह सभी आपके समझ प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? और आप देख सकते हैं 64वीं बीसी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है और इसका ऑप्शन है ए अंजीरा से, ऑप्शन बी है दम्बत सदार से और ऑप्शन सी है किली मोहम्मद से और ऑप्शन डी है मेहरगढ़ से। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी तो सही है क्योंकि इसमें कुछ ऑप्शन को अगर हम चेंज कर दें या कुछ प्रश्न को कुछ तरीके से घुमा दें तो इसका आंसर बदल जाएगा। जिसका आप आंसर जो है एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं कि पशुपालन जो प्राचीनतम साक्ष्य है वह मेहरगढ़ से मिलता है और यह पाकिस्तान में स्थित एक स्थान है। लेकिन ये पूछ लिया जाए कि वर्तमान भारत में सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो याद रखना है यह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले से लहुरा देव से प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। यदि वही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो दोस्तों यह हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश के ही कोलडीहुआ जो प्रयागराज स्थित मेरू नदी घाटी सभ्यता है वहां से चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं और यहाँ से 65 ईसा पूर्व चावल की भूसी दिखाई पड़ती है। हमने क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन देखा कि चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, कोलडीहुआ में मिलते हैं। कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं दोस्तों, या संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव में स्थित जगह स्थान से मिलते हैं। और यदि पूछा जाए कि सबसे प्राचीनतम भारतीय महाद्वीप से प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो हमें मेहरगढ़ होगा। आपको कुछ क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए। अगर हम एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उससे हम कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन और भी सीख सके। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऑप्शन ए है ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी है प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन सी है उत्तर ऐतिहासिक काल और ऑप्शन डी है आद्य ऐतिहासिक काल। तो यह किसमें होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आद्य ऐतिहासिक काल। और यह क्वेश्चन 39वीं बीपीएससी में पूछा गया है। अब आपको यह समझना होगा कि आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। वह समय या वह काल जिसमें हमें लेखन कला का साक्ष्य तो प्राप्त होता है, यानी लिखी हुई चीजें तो प्राप्त होती हैं लेकिन अभी तक उन्हें हम पढ़ नहीं पाए हैं या हम कहीं डिकोड नहीं किए गए हैं, तो ऐसे चीजों को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। ऐतिहासिक काल उसे कहा जाता है जहां करके लिखी हुई चीजों को हम पढ़ सके। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जहां पर मनुष्य ने लिखना नहीं सीखा हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े तो निम्नलिखित में से किसको कालकोथिक युग कहा जाता है? ऑप्शन ए है पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी है नव पाषाण युग और ऑप्शन सी है ताम्र पाषाण युग और ऑप्शन डी है लौह युग। इसका क्या सही होगा आंसर दोस्तों? ऑप्शन नंबर ई ताम्र पाषाण युग को कैलकोथिक युग कहा जाता है। और इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर तांबे के औजार उपयोग किए जाते हैं, इसलिए इसको ताम्र पाषाण युग या कैलकोथिक युग कहा जाता है। और याद रखना है लौह युग को आयरन एज भी कहा जाता है तथा नवपाषाण युग को नवपाषाण युग क्या कहा जाता है? नियोपैलोथिक एज कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े तो सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? नंबर ए पकी ईंट से बनी इमारत, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी प्रथम असली मेहराब, ऑप्शन नंबर सी पूजा स्थल, ऑप्शन डी वास्तु और कला। इसका क्या सही होगा दोस्तों? इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। सिंधु सभ्यता वह सभ्यता है जहां हमें भारत में पहली बार पकी हुई ईंटों का प्रयोग दिखाई पड़ता है। यह इसकी विशेष, मैं कहूँ तो विशेष से विशेष विशेषता हो जाती है। और यदि ऑप्शन नंबर ए को हटा दिया जाए तो कहीं न कहीं इसका वास्तुकला अगर ऑप्शन दिया होता तो हमें ऑप्शन वास्तुकला पे टिक करना होता है। और या इसे नगर नियोजन की विशेषता भी कहा जाता है। तो नगर नियोजन चाहे ऑप्शन दिया जाए, पकी हुई ईंट से इमारत दिया जाए या वास्तुकला दिया जाए, यह सभी जो है सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताओं में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
निम्न हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है नीला हरा, ऑप्शन सी है पांडु और ऑप्शन डी है नीला। तो इसमें क्या सही होगा दोस्तों? इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। लाल रंग के बर्तन हमें हड़प्पा से प्राप्त होते हैं, जिनके ऊपर काले रंग से चित्रकारी की गई थी। इस बात को भी याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाएगा कि हड़प्पा के बर्तनों पर किस रंग की चित्रकारी की गई थी है, तो लाल करके लाल भूरे रंग के बर्तन हमें सामान्यतः प्राप्त होते हैं और हमें मिट्टी के बर्तन वहां से प्राप्त होते हैं, जो कि चाक पे बनाए हुए निर्मित बर्तन है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ऑप्शन ए है सिकंदरिया, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है महास्थान और ऑप्शन डी है नागपट्टनम। और यहाँ 53 से 55वीं बीपीएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें आप देख रहे होंगे तो नीचे आपको ईयर भी दिख रहा होगा किस ईयर में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही है, लोथल, जो कि भारत में स्थित है और कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। यहाँ पर आप लोग डिटेल में देखेंगे तो लिखा हुआ है गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है स्थान, तथा यह भोगवा नदी तट के किनारे पर स्थित है। इसे हड़प्पा कालीन बंदरगाह कहते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें पोर्ट के जो है साक्ष्य मिलते हैं, जहाँ से नाव के द्वारा है जो चीजों का आयात और निर्यात किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल मिला है? ऑप्शन ए है धौलावीरा, ऑप्शन बी है बनावली, ऑप्शन सी है कालीबंगा और ऑप्शन डी है लोथल। इसका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। बनावली से हमें टेराकोटा का हल प्राप्त होता है और यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यह हरियाणा में स्थित है। हो सकता है अगली बार क्वेश्चन यह पूछ लिया जाए कि टेराकोटा से बना हुआ जो हल है वो कहाँ पे प्राप्त है, और यहाँ पे राज्यों के नाम दिए दिया जाए तो आपको यह भी याद रखना है हरियाणा से प्राप्त हुआ है टेराकोटा का हल। बोग जकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें दैविक एवं देवताओं का वर्णन है। मध्य एशिया और तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जाना जाता है। वेद के मूल ग्रंथ की रचना है, इसमें तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें क्या सही होगा दोस्तों? बोग जकोई का जो लेख है दरअसल वह इसलिए महत्वपूर्ण है, जो आर्यंस भारत आए थे और उन्होंने जिस प्रकार की देवी देवताओं की रचना हमें यहाँ पर दिखाई देती है, हमारे वैदिक साहित्य में दिखाई देती है, ठीक उसी इस प्रकार से मिलते जुलते हुए देवी देवता तथा उनके नाम हमें इस अभिलेख में दिखाई देते हैं, जो कि मध्य एशिया में स्थित है। और यही जो प्रमाण है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है, यह प्रमाण देता है कि जो आर्यंस थे वह मध्य एशिया से भारत आए हुए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े दोस्तों। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेलों का निशान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है धौलावीरा, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो और ऑप्शन डी है लोथल। इसमें क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा सही हो जाएगा। और कालीबंगा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यह सब राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और यहाँ पर जुटे हुए खेतों के निशान हमें दिखाई पड़ते हैं। कुछ चीजें और याद रख लीजिए, जैसे कि लोथल एक पोर्ट या हम कहें कि एक हमें जो है स्थल के रूप में प्राप्त हुआ था, गोदीबाड़े के रूप में प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो आप जानते हैं महान स्नानागार यहाँ से प्राप्त हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्री और ऑप्शन सी है कावेरी और ऑप्शन डी है परशुनी। इसमें क्या सही हो जाएगा? इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर डी परशुनी सही हो जाएगा। और इसमें याद रखना है, इससे दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो दशराज का युद्ध किस नदी के कारण हुआ, तो हो सकता है यहाँ पे परशुनी दिया हुआ है। अगली बार आपको क्या दे दिया जाए, तो यहाँ पे हो सकता है अगली बार इसका वर्तमान नाम जो रावी है वह दे करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो परशुनी का क्या नाम है? वर्तमान नाम रावी है। और एक बात याद रखिएगा कि जो इस 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, इसमें के तरफ से जो है प्रमुख पुरोहित कौन थे, यह क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है। याद रखना है विश्वामित्र इसमें पुरोहित हुआ करते थे जो है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन ए है आर डी बनर्जी, ऑप्शन बी है के एम दीक्षित, ऑप्शन सी है एम यशवंत और ऑप्शन डी है बी ए स्मिथ। इसमें क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बी ए स्मिथ। और आप यह देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन का मॉड्यूल बदल रहा है और आज के समय में किस तरीके से बीपीएससी क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड बढ़ा रही है। पहले
पूरा स्थलों से पूछा जाता था, परमाणु से पूछा जाता था, तो यह भी पूछ ले रहे हैं कि कौन उत्खननकर्ता में था कौन नहीं। ये एक टफ क्वेश्चन हो जाता है और आप देखेंगे 56 टू 59 बीपीएससी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऑप्शन ए है 7वां मंडल, ऑप्शन बी है 8वां मंडल और ऑप्शन सी है 9वां मंडल, ऑप्शन डी है 10वां मंडल। इसमें क्या सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 9वां मंडल जो है यह सोम को समर्पित है। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीनतम वेद है, इसमें 10 मंडल है तथा 10,000 से अधिक ऋचाएं हैं। इस बात को हमें याद रखना है। और उसमें क्वेश्चन और पूछा गया था 10वां मंडल है, इसमें जो है वर्ण विभाजन के बारे में लिखा हुआ है तथा तीसरे मंडल में जो है दोस्तों एक बहुत ही पवित्र मंत्र है जो है, उसका भी नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि वाला जो मंत्र है वो यहीं पर लिखा गया है। गायत्री मंत्र, सॉरी नाम अभी देखिए रिकॉल हो गया, जो गायत्री मंत्र को उल्लेख है वो तीसरे मंडल में किया गया है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए जब हम पुराने प्रश्नों को देखते हैं ना, तो उसे पढ़ने का यही सही तरीका होता है। यदि हम कोई क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो उससे संबंधित कितने और क्वेश्चन बन सकते हैं, उनसे जुड़े हुए और कौन से तथ्य होते हैं, यही पढ़ने का सबसे सही तरीका होता है। और जिसने ऐसे पढ़ा उसने जीएस को बहुत ही कम समय में अचीव कर लिया। नहीं तो जानते हैं आप जीएस इतना बड़ा क्षेत्र है कि आप नहाते रहेंगे लेकिन कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल किसे समर्पित है। इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी एवं स्वर्ग, पौधे और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, स्वयं व नामक विपरीत से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और मैं आपको अभी वही बता रहा था कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न किस प्रकार महत्वपूर्ण है, तो आप इसी प्रश्न का उदाहरण देखिए। हमने उन लोगों को ऊपर पढ़ा, ऊपर हमारा जो आया हुआ प्रश्न था यह कब पूछा गया था, 1997 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है। अब यही देखिए क्वेश्चन कैसे बदल रहा है, ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित है, फिर क्वेश्चन आ रहा है 1995। देखने मतलब 2 साल के भीतर ही क्वेश्चनों का रिपीटिशन हो जा रहा है, इसलिए कहा जाता है कि यह क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। अभी मैंने आपको बताया ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। महावीर जैन की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। ऑप्शन ए है राजगीर, ऑप्शन बी है सांची, ऑप्शन सी है पावापुरी और ऑप्शन डी है समस्तीपुरी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा, पावापुरी में राजगीर, पावापुरी में महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई थी और यह जैन संप्रदाय के 24वें गुरु थे। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े तो भगवान महावीर स्वामी का जो प्रथम शिष्य था वह कौन था। ऑप्शन ए है जमाली, ऑप्शन बी है यशोदा, ऑप्शन सी है विपिन और ऑप्शन डी है प्रभास। तो क्या सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जमाली भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था और यह इनके पुत्री का जो है पति था, यानी इनका दामाद था। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने प्रमाण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर ए है योग, ऑप्शन नंबर बी है न्याय, ऑप्शन सी है सांख्य और ऑप्शन डी है वैश्विक। तो क्या सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर डी वैशेषिक ने जो है प्रमाण सिद्धांत का हमें बतलाया था या प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है कुंडलवन में, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्रा में, ऑप्शन सी है मगध में और ऑप्शन डी है वैशाली में। तो कहाँ पे हुआ था दोस्तों, कुंडलवन में हुआ था। तो इनका मृत्यु कहाँ हुआ था, तो पावापुरी में हुआ था, अभी मैंने अभी ऊपर आपको बताया था। और यह क्वेश्चन देखिए कैसे रिपीट हुआ है, पहले 97 में पूछा गया, फिर 2005 में पूछा गया, फिर 2011 में पूछा गया। अब आपको देख के समझ में आ रहा होगा खुद ही कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है। ऑप्शन ए है 12 अंग, ऑप्शन बी है 12 उपंग, ऑप्शन सी है 14 पूर्व, ऑप्शन डी है 14 उपपूर्व। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, 14 पूर्व जो है। और याद रखिएगा जो जैन ग्रंथ है उसी प्रकार के हैं, 12 अंग, 14 अंग जो है, 14 पूर्व अंग, इस प्रकार के जो है संकलन हमें यहाँ पे दिखाई पड़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था, या अपना पहला जो उपदेश था किस स्थान पे दिया था। ऑप्शन नंबर ए है लुम्बिनी में, ऑप्शन नंबर बी है सारनाथ में, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र और ऑप्शन डी है वैशाली। और यह क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी 2005 में।
इसका क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सारनाथ, जो कि बनारस में स्थित है। और कहाँ पर स्थित है? यह यूपी में स्थित एक जिला है या एक स्थान है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण मतलब क्या होता है दोस्तों? इन्होंने अपने प्राणों को कहाँ त्यागा था, महापरिनिर्वाण कहते हैं। और ऐसे क्वेश्चनों पूछा जाता है जो लेटी हुई मुद्रा है, जो जिसमें आप देखेंगे तो महात्मा बुद्ध लेटे हुए हैं, अपना एक सिर जो है अपने एक हाथ पे रखे हुए हैं। इस मुद्रा को क्या कहते हैं? तो अभी संबंधित समझ लीजिए, महापरिनिर्वाण से संबंधित मुद्रा है। और यह कहाँ हुआ था? यह कुशीनगर में हुआ था। और इसके कुशीनगर कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो यह यूपी में स्थित है। और यह 2005 और 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ऑप्शन ए है अहिंसा, ऑप्शन बी है वेदों की प्रतिदानशीलता, ऑप्शन सी है आत्मदमन, ऑप्शन डी है रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो याद रखना यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कौन सी बातें समान नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, आत्मदमन। देखिए दोस्तों, जो बौद्ध धर्म है उसमें यह माना जाता है कि जब आपको मोक्ष मिल गया है, आपको यदि आपको ज्ञान प्राप्त हो गया था, आप दूसरों की मदद कीजिए ज्ञान को लेने में, उन्हें जो है ज्ञान प्राप्ति करने में, तथा उन्हें भी आप मोक्ष के जरिया बनिए उनका। लेकिन जो जैन धर्म है वह क्या कहता है कि मोक्ष पाने का जो तरीका है वह तप के माध्यम से धीरे धीरे करके अपने प्राणों को त्याग देना है, जिसे कहते हैं संलेखना। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है और इसका पूछे जाने का हमेशा बना रहता है। बोध गया में बोधि वृक्षी है। बोधि वृक्ष किसे कहते हैं दोस्तों? यह जो है बिहार का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वह भी पीपल है, बोधि वृक्ष ही है। और इससे यहाँ पर क्या हुआ था, तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इससे संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। और इस समय जो इसका क्वेश्चन है कि यह अपने वंश का किस पीढ़ी का है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पंचम पीढ़ी यानी पांचवी पीढ़ी का जो है यह वृक्ष है। याद रखिएगा, आज के समय में इसके जो है पत्ते भी तोड़ना मना है। यहाँ जो पत्ते गिरे रहेंगे सिर्फ आप उसी पत्ते को उठा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े तो त्रिपिटक किस धार्मिक पुस्तक है? ऑप्शन ए है जैन, ऑप्शन बी है हिंदू, ऑप्शन सी है पारसी, ऑप्शन डी है बौद्ध। तो कौन सा सही हो दोस्तों? ऑप्शन डी बौद्ध पिटक सही हो जाएगा। इसमें कौन कौन से पुस्तक हैं दोस्तों? इसमें 3 प्रकार के पुस्तक हैं। एक है विनय पिटक, और दूसरा है सूत्र पिटक, और तीसरा है अधिधम्म पिटक। कई बार पूछ लेता है इनकी रचना कब कब हुई थी। तो याद रखिएगा, जो विनय पिटक और सूत्र पिटक है इसकी रचना पहली बौद्ध संगति में की गई थी। और जो अधिधम्म पिटक है इसकी रचना तृतीय बौद्ध संगति जो अशोक के समय में हुई थी उसके हुआ था। और विनय की पिटक की रचना जो है उसको किया था उपाली ने, और सूत्र पिटक की रचना किया था आनंद ने, जिसमें महात्मा बुद्ध के वचन लिखे हुए हैं। और आनंद वही है जो बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया किस धर्म से संबंधित? ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है हिंदू धर्म, और इसके 2 ऑप्शन एकदम ऊपर है, ऑप्शन सी है जैन धर्म, ऑप्शन डी है ईसाई धर्म। तो क्या सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जैन धर्म। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, यही त्रिरत्न ज्ञान है। इन्हीं को ज्ञान की कुंजी कहा जाता है। और यह किससे संबंधित है दोस्तों? यह जैन धर्म से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। बरार की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह में किया गया था? ऑप्शन ए है आजीविकों के, ऑप्शन बी है थारुओं के, ऑप्शन सी है जैनों के, और ऑप्शन डी है तांत्रिकों के। तो क्या सही होगा दोस्तों? इसमें ऑप्शन नंबर ए आजीविकों के संबंधित होगा। आप देखिए हमें कैसे इस प्रश्न को एनालिसिस करते हैं, उससे जुड़े हुए तथ्यों को जानते हैं। बरार की गुफाओं में जो इस शैलाश्रय का निर्माण किया गया है किसके द्वारा किया गया था? तो अशोक के द्वारा किया गया था। ये जो शैलाश्रय गुफाओं का निर्माण किया गया है, या जो गुफाकृति का निर्माण प्रारंभ होता है किसके समय में होता है? मौर्यों के समय प्रारंभ होता है। आजीवक धर्म के जो संस्थापक थे कौन थे? मक्खी गोसाल थे। और यहाँ पर किसके द्वारा किया गया है? यहाँ पे उनके पौत्र बृहद्रथ के द्वारा भी बरार की गुफाओं में ही आश्रय गृह का निर्माण करवाया गया था। ठीक, ये होता है जीएस पढ़ने का सही तरीका। एक क्वेश्चन आए तो कम से कम 5 क्वेश्चन को तैयार कर लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी है नंद,
ऑप्शन सी है गुप्त, ऑप्शन डी है लिच्छवी। तो आप सभी को पता होगा बिहार बिहार इसलिए भी जाना जाता है विश्व में सबसे पहले कहीं पर गणतांत्रिक शासन स्थापित हुआ, सबसे पहले लोकतंत्र कहीं स्थापित हुआ तो वह बिहार था, जिसका वैशाली गणतंत्र था और यहाँ पे लिच्छवी समुदाय के द्वारा शासन किया जाता था। असल में दोस्तों यहाँ पे 8 कुल थे, 8 परिवार थे और इसमें जनता अपने राजा का चुनाव किया करती थी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है कि इसका राजधानी क्या था। अब और आप इसे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। इसकी राजधानी कौन थी? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? देखिए मैंने अभी आपको ऊपर इसका आंसर बता दिया है, कौन था दोस्तों? मक्खी गोसाल थे। इसीलिए कहता हूं अगर आप एनालिसिस के द्वारा पढ़ेंगे ना तो आपको एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए है राजगृह, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्रा, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है डी है चंपा। इसमें क्या सही हो जाएगा दोस्तों? राजगिरी ही। अब यहीं पे क्वेश्चन और आता है, पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी। और यह किस वंश से संबंधित थे? यह हर्यक वंश से संबंधित थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? देखिए फिर क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर मैं ऊपर बता चुका हूँ, उदयन पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। और देखेंगे यह 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि अजातशत्रु के उत्तराधिकारी थे। इन्होंने गंगा और सोन नदी के संगम पर किला बना करके राजधानी का निर्माण करवाया हुआ था। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हर्यक वंश। या भी मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया। देखिए मेरा पढ़ाने का जो तरीका है यही है कि आप अगर एनालिसिस के थ्रू पढ़ेंगे ना तो चीजें कम समय में ज्यादा कवर होती हैं। देखिए कितना इफेक्टिव निकल रहा है। मैं क्वेश्चन बाद में आता है, आंसर आपको पहले ही बता चुका रहा होता हूँ ऊपर, लेकिन बस ये मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को 2 से 3 बार आपको देख लेना है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा को राजधानी के रूप में चयनित किया गया था? अभी मैंने आपको बता दिया, उदयन के द्वारा स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्रा को बसाया हुआ था? ऑप्शन नंबर डी है उदयन। अच्छा एक चीज आप लोग नोटिस करिए, क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहे हैं। देखिए 2002 पूछा गया, 2000 पूछा गया पाटलिपुत्रा को किसने बसाया, फिर 2003-4 में पूछा गया पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किसने किया। ठीक, फिर ऊपर अभी क्वेश्चन आया हुआ है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे 2008 में। देख रहे एक क्वेश्चन 2 से 3 साल बाद कैसे रिपीट हो रहा है। मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो भी बातें कह रहा हूँ आपके सामने समझ प्रस्तुत है, मेरे इसमें कोई बताने की चीज नहीं है। लेकिन मैं यह बताना चाह रहा हूँ आपसे प्रीवियस ईयर क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। हर टीचर आपसे बार बार क्यों कहता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को बार बार पढ़िए, इसीलिए महत्वपूर्ण होता है। चंद्रकोटस से चंद्रगुप्त की पहचान किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए विलियम जोन्स इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं दोस्तों। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? आप सभी को इसका क्वेश्चन का आंसर पता होगा, मुझे उम्मीद है। जेम्स प्रिंसेप ने जो है पढ़ा था 1915 के आसपास। अंतिम मौर्य सम्राट शासक कौन था? ऑप्शन ए है जालौक, ऑप्शन बी है अवंती वर्मा, ऑप्शन सी है नंदीवर्धन और ऑप्शन डी है बृहद्रथ। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? बृहद्रथ सही हो जाएगा, जो कि अशोक का पौत्र था। और उसकी हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शंगु ने की थी और शंग वंश की स्थापना की हुई थी, जो इसका सेनापति था। अब देखिए इससे एक संबंधित क्वेश्चन और आ सकता है कि मौर्य वंश के बाद मगध पे किस वंश का शासन स्थापित हुआ? शंगु का। मौर्य वंश से पहले मगध पर किस सम्राट का किस वंश का शासन था? तो नंद वंश का। यही होता है दोस्तों जीएस पढ़ने का सही तरीका। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन सी है पुराण, ऑप्शन डी है इंडिका। क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इंडिका सही हो जाएगा। मेगस्थनीज किसके दरबार में आया हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। या किसका दूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का दूत था। कब आया हुआ था? 305 ईसा पूर्व में आया हुआ था। सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? या जो सिकंदर का सेनापति था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां उल्लिखित हैं। ऑप्शन नंबर ए जूनागढ़ ही सही है दोस्तों। अब इसकी खासियत और है, याद कर लीजिए जूनागढ़ कहाँ पर स्थित है? गुजरात की चंद्रगिरी पहाड़ियों पर यह अभिलेख लिखा गया है।
या संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख है, काव्य शैली में लिखा गया यह पहला अभिलेख है। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंडिका का लेखक कौन है? ऑप्शन ए है विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी है मेगास्थनीज, ऑप्शन सी है डायमेकस, ऑप्शन डी है प्लिनी। क्या सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज। और यह एक रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि पहले 2005 में पूछा गया, फिर अगली बार पूछा जाता है 2015 में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? ऑप्शन ए है दशरथ, ऑप्शन बी है बृहद्रथ, ऑप्शन सी है खारेवाल, ऑप्शन डी है हुइस्क। तो क्या सही हो जाएगा दोस्तों? खारेवाल। और यह किस वंश के शासक थे? यह चेदी वंश के शासक थे। और एक चीज और याद रखिएगा, खारेवाल ने ही हाथी गुम्फा अभिलेख का निर्माण करवाया हुआ था। यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे संबंधित है। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है मेगास्थनीज किसका दूत था? ऑप्शन ए है सेल्यूकस, ऑप्शन बी है सिकंदर, ऑप्शन सी है डेरियस, ऑप्शन डी है यूनानियों का। तो अभी मैंने आप सबको बता दिया, सेल्यूकस निकेटर का दूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था, 305 ईसा पूर्व आया हुआ था। इसकी पुस्तक का नाम इंडिका है और यह क्वेश्चन आया हुआ है 2017 के बीपीएससी में। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। कलिंग नरेश खारेवाल का संबंध किस वंश से था? ऑप्शन ए है महामेघवान वंश, ऑप्शन बी है चेदी वंश, ऑप्शन सी है सातवाहन वंश, ऑप्शन डी है रठकूचक वंश, ऑप्शन ई आप लोग बीपीएससी का जानते ही हैं। इसमें क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चेदी वंश से कलिंग नरेश खारेवाल का संबंध था और यह जैन धर्म के प्रति जो है अपना झुकाव रखते थे और इन्होंने हाथी गुम्फा अभिलेख का निर्माण करवाया हुआ। अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़े दोस्तों। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है पुष्यमित्र शंगु, ऑप्शन सी है कनिष्क और ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। इसे कहा जाता है दोस्तों, समुद्रगुप्त को कहा जाता है क्योंकि ये कोई भी युद्ध हारे नहीं हुए थे। इन्होंने संपूर्ण भारत में अपना शासन स्थापित किया हुआ था। इन्होंने 4 आर्यवर्ती राजाओं को और 9 दक्षिणवर्ती राजाओं को पराजित किया हुआ था। और इन्हें अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पुस्तक में विसेंट स्मिथ ने इन्हें यह उपाधि दी थी, भारत का नेपोलियन। याद रखिएगा। और यह गुप्त वंश से संबंधित थे। इन्होंने मेहरौली का जो स्तंभ है उसका निर्माण इन्होंने करवाया हुआ था। उसकी खासियत क्या है कि वह उस समय निर्मित हुआ और आज तक उसमें जो है कभी भी लौह जंग नहीं लगा है। और इनका शासनकाल लगभग क्या था? तो 335 ईस्वी के आसपास इनका शासन प्रारंभ होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है फहियान, ऑप्शन बी है वेनसांग, ऑप्शन सी है इत्सिंग, ऑप्शन डी है तारानाथ। क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। उसने सी यू की नामक पुस्तक की रचना की हुई थी। इसने जो है नालंदा में जो है इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा ली हुई थी और यह मुख्यतः महात्मा बुद्ध के ऊपर जो है रिसर्च करने या खोज करने आया हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। तो किस गुप्त सम्राट ने हुणों को पराजित किया हुआ था? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त और ऑप्शन डी है रामगुप्त। क्या सही हो जाएगा दोस्तों? स्कंदगुप्त के समय। हुणों का आक्रमण जो प्रारंभ होता है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय प्रारंभ हो जाता है, लेकिन इन्हें पराजित करने का जो कार्य होता है वह स्कंदगुप्त ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कल्हण की पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी है राजतंत्र इंडिया, ऑप्शन सी है पुराण, ऑप्शन डी है राजतंगड़ी। क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी राजतंगड़ी सही हो जाएगा। और इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है। और यह जो कल्हण थे यह किसके दरबार में रहा करते थे? यह जयसिंह के दरबार में रहा करते थे। इस बात को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? ऑप्शन ए है बिना जोती हुई जंगल की भूमि, ऑप्शन बी है संचित भूमि, ऑप्शन सी है घने जंगलों वाली भूमि, ऑप्शन डी है जोती हुई भूमि। और यह क्वेश्चन आया हुआ है 2016 बीपीएससी में। तो इसमें क्या हो जाए दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए बिना जोती हुई भूमि को या जो जंगली भूमि थी उसे अपरहत कहा जाता था। यह किस काल की बात है दोस्तों? यह मौर्य काल की बात है।
उदंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए है बंगाल, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। ये कहीं क्या सही जगह होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, यह बिहार में स्थित है। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी धर्मपाल ने। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सर इसकी स्थापना गोपाल ने की हुई थी। जो धर्मपाल थे उन्होंने उदंतपुरी के साथ ही एक और शिक्षा का केंद्र था, उसका नाम मैं भी थोड़ा सा भूल रहा हूँ, अभी जब याद आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है न्यायदेव, ऑप्शन बी है नरसिंह देव और ऑप्शन सी है हरिदेव, ऑप्शन डी है विजय देव। क्या सही हो जाएगा दोस्तों इसमें? ऑप्शन नंबर ए न्यायदेव ने कर्नाट वंश का शासन की स्थापना की थी, या कर्नाट वंश का स्थापना किया हुआ था। या बिहार का जो है एक स्थानीय वंश था और इसकी राजधानी सिमरावगढ़ थी, इस बात को भी याद रखना है। कर्नाटक का वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए है हरि सिंह और यही सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण निर्माण के बाद पहली बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ में हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। किसके द्वारा आयोजित किया गया था? अजातशत्रु के द्वारा आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 483 ईसा पूर्व किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की हुई थी। इसमें दो पिटक, सूत्र पिटक और विनय पिटक की भी रचना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस काल में ओछूत की धारणा स्पष्ट होती है? ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वैदिक काल, ऑप्शन बी है उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन सी है उत्तर गुप्त काल और ऑप्शन डी है धर्मशास्त्र के समय। कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी धर्मशास्त्र या जो महाजनपद का काल था, इसमें अछूत की अवधारणा जो है एकदम स्पष्ट रूप से सामने आती है। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें ऑप्शन ए को ऑप्शन बी से मिलाना है। तो और यह बौद्ध गौतम बुद्ध से संबंधित है। तो जन्म इनका कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति इनको बोध गया में हुआ था। प्रथम वचन इन्होंने सारनाथ में दिया था और निधन इनका कुशीनगर में हुआ था। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इन्हें एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं, इस बात को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? ऑप्शन ए है मगध, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्रा, ऑप्शन सी है कश्मीर और ऑप्शन डी है राजगिर। क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी कश्मीर सही हो जाएगा। कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में किया हुआ था, कुंडलवन में। और इसी समय जो है बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान में भी याद रखना है। बोध गया में महाबोधि का मंदिर का निर्माण किया गया है, जहाँ पे गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय में हुई थी? क्या सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है मौर्य, ऑप्शन बी है कुषाण, ऑप्शन सी है गुप्त, ऑप्शन बी है डी है पाल। क्या सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी गुप्त काल में कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जो कि राजगीर में स्थित है, इस बात को याद रखना है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है कनिष्क, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन डी है हर्ष। क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी कनिष्क के काल में गौतम बुद्ध को देवता की उपाधि दी जाती है और इसी को वाद को लेकर के जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ता है। और जो महायान संप्रदाय के लोग हैं वह गौतम बुद्ध को देवता यानी ईश्वरी स्वरूप मानने लगते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, इस बात को आप सभी जानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ईसा पूर्व 6ठी सदी ईसा पूर्व में प्रथम गणतंत्र की व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है स्पार्टा, ऑप्शन बी है एथेंस, ऑप्शन डी है पाटलिपुत्रा। क्या सही दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी जो वैशाली था वहां पर सबसे पहले जो है गणतांत्रिक व्यवस्था का जन्म हुआ और यहाँ पर वज्जी या लिच्छवी वंश का शासन था। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? ऑप्शन ए राजस्व को एकत्रित करने के लिए, ऑप्शन बी सैनिकों की सुगमता के लिए, ऑप्शन सी है धार्मिक सद्भावना की स्थापना हेतु, ऑप्शन डी स्वच्छ शासन सुनिश्चित करने के लिए। क्या जगह सही दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सैनिकों की सुगमता से भर्ती होने की हेतु। दरअसल जो मनसबदारी प्रथा थी यह मध्यकालीन भारत में एक समझिए औधा था, जैसे कि आज होता है इंस्पेक्टर, दरोगा, जो है डिप्टी एसपी, एसपी, उसी प्रकार मनसबदारी हुआ करती थी। 5000 की मनसबदारी, 4000 की मनसबदारी, 10,000 की मनसबदारी।
ठीक। और यह किसके द्वारा प्रचलन में लाया गया था? यह अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इसमें ऑप्शन ए है महाभारत में, ऑप्शन बी है उत्तर निकाय, ऑप्शन बी सी है छंगोदय उपनिषद में, ऑप्शन डी है संयुक्त निकाय में। तो इसको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी अंगुत्तर निकाय तथा भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय जो है एक जैन धर्म का साहित्य है और भगवती सूत्र अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का साहित्य है और जो भगवती सूत्र है वह जैन धर्म का साहित्य है और इन दोनों में हमें 16 महाजनपदों की सूची दिखाई पड़ती है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। महाविहार को राजकीय प्रआश्रय मिलना बंद हो गया था। इसमें क्या सही होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। इसमें क्या सही होगा दोनों ही ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि दोस्तों नालंदा अपनी आर्थिक व्यवस्था के कारण नहीं गिरा था, बल्कि उसको जो है बाह्य आक्रांता जो थे उन्होंने उस पर आक्रमण करके उसको नष्ट कर दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? चौथी पूर्व शताब्दी में, छठी शताब्दी से पूर्व, दूसरी शताब्दी से पूर्व, पहली शताब्दी से पूर्व। क्या सही होगा दोस्तों? पहली छठी शताब्दी पूर्व में जो है मगध का उत्कर्ष होता है। जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भास, शूद्रक, विशाखदत्त, अश्वघोष। कौन सा सही है दोस्तों? विशाखदत्त की जो रचना है वह है मुद्रा राक्षस और यह चंद्रगुप्त को केंद्र में रख के लिखी गई पुस्तक है, इसको याद रखना है। मगध की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है राजगिरी, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन डी है चंपा। अब इसमें हमें थोड़ा सा जो है संदेह हो सकता है कि कौन सा ऑप्शन हमारे, क्योंकि पाटलिपुत्रा भी थी और राजगिरी भी था। यदि पूछी जाए प्रथम राजधानी तो राजगिरी हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मगध का राजा सिकंदर के समकालीन था? ऑप्शन है महापद्मनंद, ऑप्शन बी है घनानंद, ऑप्शन सी है सुकल्प, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी घनानंद। और किस वंश से संबंधित था? नंद वंश से संबंधित था। यह अंतिम शासक था नंद वंश का, जिसका हत्या की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने और मौर्य संप्रदाय की स्थापना की हुई थी। और नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद था। उसके बारे में याद रखिएगा, कई चीजें यहाँ पूछ ली जाती हैं। जो पहला शूद्र वंश था जिसने भारत की गद्दी पर बैठा वह नाई का था और वह था नंद वंश। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है चंपा, ऑप्शन डी है अंग। और ये चारों ही ऑप्शन है गलत, क्योंकि पहली राजधानी जो थी वह राजगिरी थी, इसे आज राजगीर के रूप में जाना जाता है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किससे बना हुआ था? ऑप्शन ए है ईंटों से, ऑप्शन बी है पत्थर का, ऑप्शन सी है लकड़ी का और ऑप्शन डी है मिट्टी का। तो क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी लकड़ी से बना हुआ चंद्रगुप्त का महल था। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त ने, ऑप्शन बी है अशोक ने, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन ने और ऑप्शन डी है शिवाजी ने। क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी शिवाजी के द्वारा अष्टप्रधान का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य के सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है कलिंग। तो क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त किया था? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है बिंदुसार, ऑप्शन डी है कुणाल। तो कैसे दोस्तों? बी चंद्रगुप्त ने ही दक्कन की विजय हासिल की हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए है मगध, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है समस्तीपुर, ऑप्शन डी है राजगीर। तो कैसे दोस्तों? पाटलिपुत्र जो समय की वर्तमान राजधानी थी वहां पर आयोजित किया गया था। 76वां अभिलेख 76वां क्वेश्चन है। अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त भाषा है। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी है प्राकृतिक, ऑप्शन सी है पाली, ऑप्शन डी है हिंदी। तो क्या दोस्तों सही होगा? इसमें प्राकृतिक भाषा का उपयोग दिखाई देता है, आरमाइक भाषा का उपयोग दिखाई देता है और यूनानी भाषा का प्रयोग हमें दिखाई पड़ता है। अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से या अभिलेख में से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत में था। ऑप्शन ए कलिंग शिलालेख, ऑप्शन बी है अशोक का गिरनार अभिलेख,
और अगला ऑप्शन है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारत की लिपि है जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? ऑप्शन ए है ब्राह्मी, ऑप्शन बी है शारदा, ऑप्शन सी है खरोष्ठी और ऑप्शन डी है नंदनागरी। तो कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, खरोष्ठी लिपि जो है वह बाएं से दाहिनी ओर लिखी जाती थी। वहीं अगला क्वेश्चन हमारा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू के ऊपर प्रकाश डाला गया है? तो आप जानते हैं कौटिल्य जो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे, इनका नाम विष्णुगुप्त भी था और चाणक्य भी था। इन्होंने राजनीतिक नीतियों के ऊपर पुस्तक लिखी है जो अर्थशास्त्र के बारे में जिसको जो अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े तो अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। इसमें दोस्तों यह क्वेश्चन नंबर जो 78 है या 2017 की बीपीएससी में आया हुआ है। अब ये धम्म का मूल संदेश, इसमें हम सही उत्तर क्या चुने? इसमें धर्म एवं संहिता भी सही है, बड़ों का सम्मान भी सही है और धार्मिक सहनशीलता भी सही है, इसलिए हम इसमें ऑप्शन नंबर ई का चयन करेंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं तो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आर्थिक संबंध, बी शासन काल के सिद्धांत एवं अभ्यास, ऑप्शन सी है विदेशी नीति, ऑप्शन डी है संचय धन संचय। तो क्या सही होगा दोस्तों? दरअसल में शासन काल सिद्धांत के आदेश से संबंधित है और इसमें जो है एक सप्तांग नियम दिया गया जो विदेशी नीति से संबंधित है। इसमें आपने कई बार सुना होगा, हमारा जो मित्र राष्ट्र होता है वह हमारे पड़ोस के पड़ोस वाला राष्ट्र होता है और हमारा पड़ोसी राष्ट्र सदैव शत्रु होता है। इसमें दोनों के ऊपर प्रभाव दिखाया गया है, शासन काल सिद्धांत एवं विदेशी नीति दोनों के बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए हम इसमें ई आंसर का चुनाव करेंगे। और आप देखेंगे क्वेश्चन रिपीटिशन तो 2001-2 का क्वेश्चन था और 2017 में पुनः यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट होता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था कौन सा है? ऑप्शन ए मास्की का लघु स्तंभ लेख, रुम्मनदेई का स्तंभ लेख, कुइन स्तंभ लेख और भाब्रू स्तंभ लेख। क्या सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, भाब्रू स्तंभ लेख जो था उसमें वह अशोक ने स्वयं को सम्राट बताया हुआ था। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा हुआ था? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। इसमें क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी 7 सही हो जाएगा। और एक बात को याद रखिएगा, मेगस्थनीज के अनुसार जो है भारत में दास परंपरा नहीं थी और इसने किस वर्गों में बांटा था? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद। ये 7 श्रेणियों में टोटल इसने भारतीय समाज का वो बांटा हुआ था। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं तो अपने अभिलेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाते हैं? ए चक्रवर्ती, ऑप्शन बी है पारदर्शी और इसके ऊपर के ऑप्शन दिए हुए हैं, सी धर्मदेव और ऑप्शन डी है धर्मकीर्ति। क्या सही होगा दोस्तों? अशोक अपने अभिलेखों में देवा नाम प्रियदर्शी यानी देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर जो भी आप कह लें उस नाम से जाने जाते हैं और इसके अनुरूप ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ वहीं आगे बढ़े, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेख में, पुराणों में, मेगस्थनीज की इंडिका पुस्तक में। तो क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, जो इंडिका पुस्तक है मेगस्थनीज की उसमें जो है मौर्य समाज को 7 भागों में बांटा है। और यह भी क्वेश्चन नंबर रिपीटेड है, आप देखेंगे 2017 और यहाँ पे 2003-4 में जो आया हुआ क्वेश्चन है वह रिपीट के रूप में हमें यहाँ दिखाई पड़ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, पेरिप्लस ऑफ द इर्थीरियन सी पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है टेसियस, ऑप्शन बी है प्लिनी, ऑप्शन सी है टालमी, ऑप्शन डी है स्ट्रैबो। इसमें क्या सही होगा दोस्तों? इस जो वर्णन है इसे अलेक्जेंड्रिया नामक एक अनामिक नाविक ने किया हुआ था। दरअसल इसका जो वास्तविक लेखक कौन है इसके बारे में सही जानकारी नहीं मिलती, इसलिए यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? आंसर नंबर ई सही हो जाएगा। कला की गंधार शैली निम्न समय पे फूली फैली, कुषाणों के समय में, गुप्तों के समय में, अकबर के समय में, मौर्यों के समय में। क्या सही हो जाएगा दोस्तों? जो गंधार कला शैली थी या कुषाणों के समय में फैली फूली। और याद रखना है इसके जो कनिष्क था इसी के विशेष समय काल में जो है कली कला का विकास हुआ और इस समय 2 कलाओं का विकास हुआ है, गंधार कला का और एक मथुरा कला का।
गंधार कला में जो है जो गौतम बुद्ध विशेष रूप से उनकी मूर्तियां बनाई गई थी और उसमें जो है यूनानी कला का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसे इंडो ग्रीक आर्ट कल्चर सॉरी इंडो ग्रीक मूर्ति कला शैली भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया था? अशोक, बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी है कनिष्क, ऑप्शन डी है कालाशोक। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया हुआ था दोस्तों। वहीं पर अशोक ने तीसरी, अजातशत्रु ने पहली बौद्ध संगति एवं कालाशोक ने दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है दिव्यदान, ऑप्शन बी है इंडिका, ऑप्शन सी है इंडिका, ऑप्शन बी है शास्त्र, ऑप्शन डी है अशोक के शिलालेख। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इंडिका। अगर यहीं पर मौर्य के प्रशासन आ जाता दोस्तों तो सही हो जाता अर्थशास्त्र, लेकिन यहाँ पे जो पाटलिपुत्र विशेष रूप से पूछा जाए उसमें पूछा जाता है इंडिका। पाटलिपुत्र के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी है अशोक महान, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और ऑप्शन डी है कनिष्क। तो क्या सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। वैसे तो यहाँ पे सही होना चाहिए, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की था और उसने ही सबसे पहले इसको अपनी राजधानी के रूप में स्वीकार कर लिया था, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर आंसर में जो है उदयन नहीं दिया हुआ है इसलिए हम यहाँ पर ऑप्शन ए का चुनाव करते हैं। अगर ऑप्शन ई का हमें यहाँ पे होता प्रावधान तो हम यहाँ पे ऑप्शन ई ही करते, इस बात को याद रखिएगा। संघ वंश के बाद किस वंश ने भारत पर शासन किया हुआ था? ऑप्शन ए है सातवाहन, ऑप्शन बी है कुषाण, ऑप्शन सी है कर्ण वंश और ऑप्शन डी है गुप्त वंश। एक्चुअली दोस्तों यह संघ वंश के बाद जिस वंश का शासन हुआ था यहाँ पर कर्ण वंश है, लेकिन याद रखिएगा ये भारत पे नहीं या केवल मगध साम्राज्य, मगध के क्षेत्र में इनका शासन था, बहुत मतलब सीमित शासन था इनका, इसलिए ये कर्ण वंश था। वैसे अगर भारत पर देखा जाए तो दोस्तों गुप्तों का ही अकेला ऐसा नियंत्रण था जो संपूर्ण भारत पे हो पाया था मौर्यों के पश्चात। उसके बाद कहें तो दक्षिण भारत में सातवाहनों का नियंत्रण बड़े क्षेत्र में था या कुषाणों का था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? पुष्यमित्र शंगु ने, मेनांडर ने, और अगला ऑप्शन हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा दोस्तों क्या है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है इसलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। कुषाणों के द्वारा सबसे ज्यादा सोने की मुद्राएं चलाई गई थी। एक्चुअली में इनका जो है जो उत्तर रेशम मार्ग था उसके ऊपर इनका नियंत्रण स्थापित हो गया था, इसके कारण सबसे ज्यादा कुषाणों ने चालू किया था, सबसे पहले यूनानियों ने किया था शुरू जो है, और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के की बात की जाए तो अभी कुषाणों ने ही जारी किया था। राजा खारेवाल का नाम जुड़ा हुआ है गिरनार स्तंभ लेख से, जूनागढ़ स्तंभ लेख से, हाथी गुम्फा अभिलेख से। कैसे हो जाएगा दोस्तों? हाथी गुम्फा अभिलेख से जो है इनका नाम जुड़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े। नगरों का क्रम पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल, प्रतिहार युग, राष्ट्रकूट युग, सातवाहन युग। कैसे जो है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल था। गुप्त युग में भूमि राजस्व दर क्या थी? उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग। कैसे जो है दोस्तों? उपज का छठा भाग जो है यहाँ पर राजस्व के रूप में लिया जाता था। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? ऑप्शन ए पार्थियन, ऑप्शन बी हिंद यूनानी लोग, ऑप्शन सी है कुषाण, ऑप्शन डी है गुप्त। दरअसल दोस्तों ये भागवत संप्रदाय या हिंदू संप्रदाय से संबंधित था और गुप्त जो शासक थे मुख्यतः जो है हिंदूवादी थे या हिंदुओं के समर्थक थे, इसी कारण भागवत संप्रदाय का सबसे ज्यादा विकास गुप्त काल में होता है। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए प्रमुख? ऑप्शन है कल्याण, ऑप्शन बी है ताम्रलिप्ति, ऑप्शन सी है भड़ौल और ऑप्शन ई है कैम्बे। इसमें दरअसल में दोस्तों जो बंदरगाह भड़ौस था यह भी प्रमुख था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा बॉम्बे भी उत्तरी भारतीय व्यापार होता था। जो कि जो तीनों नाम दिए गए हैं यह तीनों ही जो है भारत के उत्तर भारत व्यापार से संबंधित थी, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता? ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी है भास्कर और ऑप्शन सी है ब्रह्मगुप्त और ऑप्शन डी है वराहमिहिर। तो क्या होगा दोस्तों? इसमें ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट सही हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन जो साइंस में होता तो यह कैपलर का नियम कहा जाता, क्योंकि जो ग्रह से संबंधित नियम था उसमें सबसे पहले कैपलर ने दिया था। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि क्षेत्र में अपना कार्य के लिए जाना जाता था? ऑप्शन ए है सुश्रुत, ऑप्शन बी है सौमिल, ऑप्शन सी है शूद्रक और ऑप्शन डी है रौनक। इसमें क्या सही हो जाएगा दोस्तों? सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है तथा काशी के रहने वाले थे। जो इसमें जो चारों नाम है चारों जो है कहीं ना कहीं
औषधि क्षेत्र से संबंधित थे, लेकिन जो सबसे प्रमुख नाम था वह शूद्रक न करके सूसरत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े। तो चीनी यात्री सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया था? ऑप्शन ए है 405 में, ऑप्शन बी है 635 ईसा पूर्व ईस्वी में, ऑप्शन सी है 637 ईस्वी में। तो क्या सही हो जाएगा दोस्तों? इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि सिंह ने 671 ईस्वी में भारत पर भ्रमण किया हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ऑप्शन ए है तक्षशिला, ऑप्शन बी है विक्रमशिला, ऑप्शन सी है मगध और ऑप्शन डी है नालंदा। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी नालंदा सही हो जाएगा। ऊपर में ये क्वेश्चन आपको बता नहीं पाया था कि धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वो था दोस्तों विक्रमशिला, जो बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। प्रसिद्ध चीन यात्री फहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है रामगुप्त और ऑप्शन डी है श्रीगुप्त। और यह क्वेश्चन आया 2017 बीपीएससी में। क्या सही जगह दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त के समय पर फहियान ने भारत की यात्रा की हुई थी 399 ईसा पूर्व ईस्वी से लेकर के 412 ईस्वी के मध्य में। ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के सबसे प्रसिद्ध नगर क्या था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मथुरा सही हो जाएगा। उसमें मथुरा प्रसिद्ध था। और जो वाराणसी था दोस्तों, ये बर्तन के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसको मैंने इसका उत्तर आपको पहले ही बता दिया। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है। वहीं पर जो धर्मपाल थे उसने उदंतपुरी की, और जो देवपाल थे उन्होंने उदंतपुरी की, और धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला जो है विश्वविद्यालय था उसका निर्माण किया हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कवि बाण निवासी थे पाटलिपुत्र के थानेश्वर का? ऑप्शन ए है, सी है भोजपुर के। क्या सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, कवि बाण भट्ट जो है यह पाटलिपुत्रा के निवासी थे, और इन्होंने हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और एक आपने प्रयाग प्रशस्ति लिखा हो, देखा सुना होगा उसके बारे में, उसकी रचना जो है बाणभट्ट ने ही किया हुआ था। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था बर्मा से, थाईलैंड से, ऑप्शन सी है कंबोडिया और ऑप्शन डी है जावा सुमात्रा से। क्या सही दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जावा और सुमात्रा से। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पालवंशी शासक देवपाल था वह बौद्ध मत अनुयायी था, और उसने जो है जावा के शासक शैलेंद्र वंशी के शासक बालदेव के पुत्र के अनुरोध पर उन्हें नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिए हुए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण भूमि का वह कौन सा राजा था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत व देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की थी? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बालपुत्र देव सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, देखिए 2018 में पूछा गया है, और वही 1999 से क्वेश्चन रिपीट किया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बार बार क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। संगम युग में उरियूर किसके लिए विख्यात था? मसालों के व्यापार के लिए, कपास के व्यापार के लिए, विदेशी व्यापार, महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र, आंतरिक व्यापार के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, और यह तमिलनाडु का एक क्षेत्र हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण कौन थे? आप सभी जानते हैं, मुसलमान, जिसपे बख्तियार खिलजी ने आक्रमण करके इसे नष्ट किया हुआ था। और बख्तियार खिलजी किसका गुलाम था? तो याद रखना है, यह मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन? ऑप्शन ए सुहोश, ऑप्शन बी है विशाख दत्त, ऑप्शन सी है कालिदास, ऑप्शन डी है भास्कर। क्या सही है दोस्तों? विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की हुई थी, और इसके केंद्र में कौन था दोस्तों? इसके केंद्र में मौर्य शासक श्री चंद्रगुप्त मौर्य थे। खजुराहो मंदिर स्थापत्य कला निर्माण में सहयोगी है चंदेल, गुर्जर, प्रतिहार, चहलमान या परमार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चंदेल सही हो जाएगा। खजुराहो मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, इसको चंदेल राजाओं ने 950 से 1050 ईस्वी के बीच में निर्मित करवाया था। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? कल्हण, जननायक, बेल्लहण या चंद्रवरदाई। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चंद्रवरदाई ने जो है पृथ्वीराज रासो की रचना की थी, जो पृथ्वीराज तृतीय के जीवन के बारे में लिखा गया है। विक्रमशिला केंद्र के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन बी देव धर्मपाल सही हो जाएगा। स्वप्न सवदत्ता के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है भास, ऑप्शन सी है भौभूति, ऑप्शन डी है राजशेखर। तो क्या सही जगह? भास ने स्वप्नवास दत्ता की रचना की हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो चेल, चोर, पांड्या
इन तीनों का उल्लेख हुआ है दोस्तों, कदम का नहीं हुआ है। याद रखना है जो संगम का आयोजन होता था या मदुरई में पांड्यों के द्वारा किया जाता था। और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। कुमार संभव महाकाव्य की रचना किस कवि ने की हुई थी? क्या संयोजक है? कालिदास ने कुमार संभव की रचना की हुई है। दक्षिण भारत में मंदिरों के आकर्षक को क्या द्वार को क्या कहा जाता था? गोपुम जो है दोस्तों यह द्वार को कहा जाता था। मंडप जो है बरामदे को कहते थे। शिखर जो ऊपर स्थित होता था उसे शिखर कहा जाता था। और जहां पर मुख्य देवता की मूर्ति रखी होती थी उसे गर्भगृह कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक पर मौन है। ऑप्शन नंबर मिलिंद पन्हो। जो है यह दोस्तों अक्सर में मिनांडर तथा नागसेन के संवाद पर लिखी गई पुस्तक है और यह मुख्यतः है दर्शन से संबंधित पुस्तक है, जिसके कारण इसमें व्यापार वगैरह के बारे में जानकारी हमें नहीं दिखाई पड़ती है। हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी है बाणभट्ट, ऑप्शन सी है विष्णुगुप्त, ऑप्शन डी है परमाल। दरअसल में हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट और इन्हीं ने जो है हर्षचरित की रचना की है। उसके अलावा उन्होंने प्रयाग प्रशस्त की भी रचना की हुई है। अगले तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसी के साथ हमारा यह शायद चोल काल इसके लिए प्रसिद्ध था दोस्तों, याद रखिएगा ग्राम पंचायत के लिए चोल काल सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। कौन सा मध्यकालीन साम्राज्य व्यापार स्तर पर स्थानीय शासन के लिए जाना जाता था? तो चोल सही हो जाएगा। देखेंगे 2017 2020 ये दोनों क्वेश्चन रिपीटेड हैं। आपको बार बार मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों पूर्वावलोकन इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। मध्यकालीन भारत का इतिहास यहाँ से शुरू होगा, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। अभी क्वेश्चन सामने जिसे सॉल्व करते हुए चलते हैं। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का प्रथम शासक था और इसने ही गुलाम वंश या हम कहें जो है स्लेव वंश की स्थापना की हुई थी। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।